हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 अक्टूबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि केरल में ईसाई धार्मिक सभा में धमाके हुए हैं। टोटल 3 धमाके हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 51 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। देखिए, एक सम्मेलन हो रहा था यहोवा के साक्षी, एक ये ग्रुप अलग होता है ईसाई धर्म में, और इसका उद्भव जो है शुरुआत इसकी 19वीं शताब्दी में हुई थी। तो इसकी शुरुआत, और ये अमेरिका से हुई थी इसकी शुरुआत। तो इनका एक सम्मेलन था जो केरल में हो रहा था, और केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाम सेरी में ईसाई सम्मेलन ये हो रहा था यहोवा के साक्षी। उसमें ये धमाका हुआ है। धमाकों के वक्त सम्मेलन जो हो रहा था उसमें लगभग 2000 लोग सम्मिलित थे। प्रार्थना सभा चल रही थी और उसमें ये धमाका हुआ था। प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, यानी केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और जो भी लोग इसमें मरे हैं उनके प्रति संवेदना जताई है। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी संज्ञान लिया है पूरे मामले का, और राज्य की जो स्पेशल टास्क फोर्स है और एनआईए जांच एजेंसी जो इंडिया की है वो वहां पर पहुंच गई है और जांच कर रही है कि क्या ये आतंकवादी घटना है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। देखिए, हमास अभी हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है, एनआईए इसकी जांच इसलिए कर रही है क्योंकि हमास और इजराइल का जो चल रहा है युद्ध, उसमें हमास के पूर्व जो प्रमुख हैं खालिद मशाल, उन्होंने शनिवार को केरल में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली को वर्चुअली तौर पर संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने भारत में जो बुलडोजर कल्चर चल रहा है, बुलडोजर हिंदुत्व चल रहा है और यहूदीवादी जो सोच है उसको उखाड़ फेंकने का नारा दिया था। उसके बाद से ये जो हमला हुआ था उसको जोड़ा जा रहा है, यानी कि उस नजरिए से भी इसको देखा जा रहा है। धमाका रविवार सुबह 9:45 बजे लगभग कलाम सेरी में जमराह इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि जो ये विस्फोट है वो आईईडी के द्वारा किया गया है। कन्वेंशन सेंटर में यहोवा के साक्षी के जो अनुयायी हैं उनका 3 दिवसीय प्रार्थना सभा चल रहा था। समापन के बाद जो लोग एकत्र हुए थे प्रार्थना सभा के समापन के बाद, उस समय सिर्फ 2000 लोग इसमें बचे थे, तब ये धमाका हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर हम बात करें तो पहला धमाका प्रार्थना के दौरान ही हो गया था। इसमें कई लोग भगदड़ से भी घायल हुए थे। नेक्स्ट न्यूज है कि श्रीनगर में क्रिकेट खेल रहे इंस्पेक्टर को आतंकवादियों ने गोली मार दी है और स्थिति गंभीर है। तो श्रीनगर में रविवार को आतंकवादियों ने ईदगाह, एक मैदान है जहां पर रविवार को काफी क्रिकेट खेलने वालों की भीड़ इकट्ठा होती है या गेम खेलने वालों की भीड़ इकट्ठा होती है। तो उनमें एक सब इंस्पेक्टर हैं, उनको गोली मार दी गई है और अस्पताल ले जाया गया है जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जो घायल इंस्पेक्टर हैं उनकी पहचान मसरूर अहमद वानी के रूप में की गई है और इनको सीधे एक गोली मारी गई है। 3 गोलियां मारी गई हैं, जिसमें एक इनके सीने में लगी है, एक गले में और एक आंख में लगी हुई है। इन्हें अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है और हालत इनकी सीरियस बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कल वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड का मैच था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। इसमें भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया है। और आपको पता होगा कि 2018 का वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड ने जीता था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें टकरा गई हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार देर शाम 2 ट्रेनों की टक्कर से 10 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि अन्य घायल हो गए हैं। जो ये घटनाक्रम है वो कोठावलाशा मंडल के कंटाकापल्ली के पास हुआ है। पलासा एक्सप्रेस ने केबल टूटने की वजह से ट्रैक पर खड़ी विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर को पीछे से टक्कर मार दी है। इस दौरान विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से भी उतर गई हैं। अगर हम बात करें विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम से उड़ीसा के
रायगढ़ जा रही थी, जबकि पलासा एक्सप्रेस श्रीकाकुलम जिले के पलासा से विजयनगरम जा रही थी। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ओवरहेड केबल टूटने के कारण रुकी हुई थी, तभी पीछे से विशाखापट्टनम पलासा एक्सप्रेस ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि बचाव दल काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है, लेकिन रात में अंधेरा होने की वजह से इसमें थोड़ी सी रुकावट भी आ रही है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने हादसे पर गहरा दुख भी जताया है और अधिकारियों को तेजी से बचाव राहत कार्य में जुटने के लिए बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, देश में बने सामान का ही प्रयोग करें। देखिए 106वां संस्करण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर जो मन की बात कार्यक्रम आता है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें, कोशिश करें कि उसका निर्माण भारत में ही हुआ हो। दीपावली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फिर से आग्रह किया है कि वोकल फॉर लोकल का मंत्र देते हुए कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप भारत में ही बनी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उनका इस्तेमाल करें। जो बड़े ब्रांड हैं दुनिया के, उनके टक्कर में भारत में जो छोटे ही ब्रांड हैं लेकिन अब प्रतिस्पर्धा में आ रहे हैं और उन वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं जो अभी तक हम निर्यात कर रहे थे। रविवार को अपने लोकप्रिय कार्यक्रम में उन्होंने ये सब बातें बोली हैं। उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें कि अक्टूबर की, तो दिल्ली में खादी का रिकॉर्ड टूट गया है। अकेले कनॉट प्लेस के खादी स्टोर में एक दिन में ही 1.5 करोड़ से ज़्यादा का सामान लोगों ने खरीदा है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले देश में मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए तक के खादी उत्पादों की बिक्री होती थी, वह अब आगे बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। खादी की जो रिकॉर्ड बिक्री का मतलब है कि इसका फायदा शहर से गांव तक अलग अलग वर्गों तक पहुंच रहा है। इसमें बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले सबको, यानी कि पहले तबके से लेके अंतिम तबके तक इसका लाभ मिलेगा जब आप खादी वस्त्रों का उपयोग करेंगे। इसी तरीके से आप जब भी, जैसे कई मोबाइल कंपनियां भी हैं जो इंडिया की हैं और उसी प्राइस में आपको ज़्यादा रैम और रोम देती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए। या फिर दीपावली के जो भी खिलौने हैं मेड इन इंडिया, उनका प्रयोग कीजिए। जो दियाली है उनको आप मिट्टी वाली दियाली का प्रयोग करें। ये कई बातें उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि दूसरे दिन भी हवा रही बहुत खराब, राहत के नहीं आसार। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सांसों पर आपातकाल लगने को है। अगर इसी तरीके से स्थिति रही तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बहुत ही खराब हो गया है और 400 के आंकड़े को पार कर गया है। 400 का जो आंकड़ा होता है वो डेंजर जोन माना जाता है। NCR के शहरों की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार फरीदाबाद में 309 AQI पाया गया, गाजियाबाद में 286, ग्रेटर नोएडा में 344, गुरुग्राम में 198 और नोएडा में 281 दर्ज किया गया। गुरुग्राम का AQI मध्यम, गाजियाबाद और नोएडा का खराब, जबकि 2 जगहों का बहुत ही खराब श्रेणी में पाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल इस स्थिति में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अगले कुछ दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में आने वाली है और लोगों से ये आग्रह किया गया है कि वो N95 मास्क का प्रयोग करें। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र बने जिससे हर इंसान की क्षमता बढ़े, धनखड़। देखिए सामाजिक विकास न्याय संगत है और हमें असमानताओं से दूर रहना है। जब ऐसा होता है तो एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करें जो हर इंसान की क्षमता, प्रतिभा का दोहन कर सके, यानी कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो क्षमतावान लोग हैं उनकी क्षमता का सही इस्तेमाल किया जा सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माँ ही है जो अपने ऑटिस्टिक बच्चे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर सुख सुविधा को छोड़कर सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती है। इस विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास होने चाहिए। मैं पुरुषों से आग्रह करूंगा कि मिशन मोड में अपने जीवन साथी के साथ मिलकर उन्हें अकेला ना छोड़ें, अन्यथा आप अपना मानवीय चेहरा भी खो देंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
दिल्ली पहुंचे 8,500 अमृत कलश। ये आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में 2 साल से मनाए जा रहे अमृत महोत्सव समारोह के साथ मेरी माटी मेरा देश अभियान का भी 31 अक्टूबर को समापन हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों से अमृत कलश लेकर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचे युवाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी राज्यों के राज्यपाल सहित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इन 8,500 अमृत कलशों से देश के प्रत्येक गांव की मिट्टी दिल्ली लाई गई है। इसे 30 अक्टूबर को एक भव्य समारोह में कर्तव्य पथ के पास रखे भारत कलश में इकट्ठा किया जाएगा। इसे 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नमन करेंगे। बाद में मिट्टी से कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका भी बनेगी। देश के सभी राज्यों से अमृत कलशों का रविवार को दिल्ली में पहुंचना शुरू हो जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसमें अब तक 2 लाख से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। इस अभियान से जुड़ी 4 करोड़ से अधिक सेल्फी भी वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत कजाकिस्तान की सेनाएं आज से करेंगी संयुक्त अभ्यास। आतंकरोधी सहयोग बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से भारत और कजाकिस्तान सोमवार को ओटार के कजाकिस्तान सैन्य अड्डे पर 13 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत करेंगे। भारतीय दल में शामिल सेना और वायुसेना के 120 जवान अभ्यास काजिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेंगे और रविवार को कजाकिस्तान रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभ्यास के इस संस्करण में दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत आतंकरोधी अभियानों के संचालन का अभ्यास करेंगे। इसमें दोनों पक्ष खोज ऑपरेशन, किसी क्षेत्र में छोटी टीमों के प्रवेश और निकलने के ऑपरेशन समेत अन्य सामरिक तरीकों का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची मान सरकार तो राज्यपाल का रुख पड़ा नरम। देखिए, पंजाब सरकार विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़ी हुई थी, जिसको राज्यपाल ने स्थगित कर दिया था, यानी बनवारी लाल पुरोहित ने स्थगित कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। उसके बाद इस मांग को लेकर जो पंजाब गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने भगवत मान को पत्र लिखकर कहा कि वह संबंधित लोगों से परामर्श कर रहे हैं और जल्द ही विधेयकों पर फैसला किया जाएगा। ऐसे 5 विधेयक हैं जिसकी अनुमति नहीं दी गई है राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल ने इससे पहले विधानसभा सत्र को असंवैधानिक करार देते हुए पारित विधेयकों को स्वीकृति नहीं देने की बात कही थी। अब राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि उन्होंने विधानसभा द्वारा पारित 27 में से 22 विधेयकों पर पहले ही सहमति दे दी है। विधानसभा से पारित 5 विधेयक और राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 3 विधेयक उनमें विचाराधीन हैं। इनके पूर्व मान सरकार ने 20 अक्टूबर से बुलाए गए 2 दिवसीय विधानसभा सत्र को 1 दिन कर दिया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्यपाल द्वारा सदन में पेश किए जाने वाले 3 विधेयकों को मंजूरी रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और यह दूसरा मौका है। इससे पहले जब फरवरी में बजट सत्र होना था तब भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, जब पुरोहित ने मना कर दिया था सत्र बुलाने से और जो मान सरकार है, भगवत मान सरकार पंजाब गवर्नमेंट की, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मोदी व हसीना देंगे 2 रेल प्रोजेक्ट और 1 पावर प्लांट को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना 1 नवंबर को संयुक्त रूप से वर्चुअल तरीके से भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाओं और 1 मेगा पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि बांग्लादेश के खुलना मंडल के रामपाल स्थित 1320 मेगावाट क्षमता के मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लगभग 15 किलोमीटर लंबे आखाउड़ा यानी कि जो बांग्लादेश में है और अगरतला जो त्रिपुरा भारत में है रेल लिंक प्रोजेक्ट और 86 किलोमीटर लंबे खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भावरा ने डीजीपी पद पर गौरव यादव की नियुक्ति को कैट में दी है चुनौती। पंजाब के वरिष्ठ जो आईपीएस अधिकारी व पूर्व डीजीपी हैं वीके भावरा ने 1992 बैच के आईपीएस गौरव यादव को पुलिस प्रमुख बनाए जाने पर
कैट यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण चंडीगढ़ में चुनौती दी है, क्योंकि जो भावरा हैं वो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जो गौरव यादव हैं वो 1992 बैच के हैं। तो सीनियरिटी के हिसाब से भावरा को पुलिस प्रमुख बनाया जाना था। और इसमें भावरा ने जो कंप्लेंट डाली है उसमें यह भी बताया गया है कि इसमें यूपीएससी के नियमों का उल्लंघन भी किया गया है और ये पूरा मामला पंजाब का है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि 25 दिनों में 4100 रुपए महंगा हो गया है सोना। देखिए, जो त्योहारी सीजन चल रहा है और शादियों का जो सीजन आने वाला है या चल रहा है उसमें सोना लगातार महंगा होता जा रहा है। अक्टूबर में ही बात करें अगर तो 25 दिनों में सोने का मूल्य 4150 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है। ये आंकड़े दिए हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने। उनके अनुसार 3 अक्टूबर को 56,600 रुपए का था सोना मुंबई में, जो 27 अक्टूबर को 60,800 रुपए का हो गया है। वहीं 3 अक्टूबर को दिल्ली में सोने की कीमत 57,550 थी, जो 27 अक्टूबर को बढ़कर 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। सोने के मूल्य में यह तेज वृद्धि ऐसे समय हुई है जब धनतेरस के शुभ अवसर के साथ त्योहारी और शादी के मौसम में आभूषणों की मांग बढ़ती है। इसमें यह भी बताया जा रहा है इस कीमती धातु के मूल्य में घरेलू ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी आ रही है। बीते एक सप्ताह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का जो मूल्य है वो $2,000 प्रति ऑन्स के पार पहुंच गया है, जो पहले $1,900 प्रति ऑन्स था। एक ऑन्स में लगभग 28 ग्राम सोना होता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है कि पिछली तारीख में शेयरों की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगी निजी कंपनियां। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के नए आदेश के बाद निजी कंपनियों में पिछली तारीख में शेयरों की खरीद बिक्री और ट्रांसफर करना खत्म हो जाएगा। मंत्रालय ने शनिवार को आदेश किया है कि निजी कंपनियों को भी अब अपने शेयर को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाना होगा। इसके लिए 30 सितंबर 2024 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अभी तक जो बड़ी कंपनियां हैं वो सूचीबद्ध थीं और जो सरकारी उपक्रम हैं वो लिस्टेड थी, लेकिन निजी जो कंपनियां हैं वो इसमें काफ़ी धांधलेबाजी भी करती थी और इससे लोगों को नुकसान भी होता था। खुद तो फायदा कमाती थी लेकिन लोगों को नुकसान होता था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रहकर मंत्रालय द्वारा ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत में दूरसंचार सेवाएं दुनिया में सबसे सस्ती। देखिए, भारत में जो दूरसंचार सेवाएं हैं दुनिया में सबसे सस्ती हैं। सरकार चाहती है कि ये किफ़ायत जो है वो बनी रहे। वैष्णव ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के दौरान एक साक्षात्कार में ये बात बोली है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और उसमें दूरसंचार क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ भी होगा। उनके अनुसार दूरसंचार परिचालकों को 5G नेटवर्क निर्माण के लिए किए जा रहे निवेश के लिए अगले 3 साल में प्रति ग्राहक यानी कि एक जो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, टावर वगैरह लगा रहे हैं, उसमें प्रत्येक कंपनी को प्रति व्यक्ति से 270 से 300 रुपए की इनकम होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल में 140 से 200 रुपए हो रही है। अगर वहीं वैश्विक औसत की बात करें तो ये 600 से 850 रुपए है। चीन में यह लगभग 580 रुपए है। 4 दूरसंचार कंपनियों में से अभी भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के पास ही 5G सेवाएं हैं और वो उसका भी विस्तार कर रही हैं। और अभी इसमें वोडाफोन आइडिया और BSNL इस प्रतिस्पर्धा में नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के जो कार्यवाहक निदेशक हैं मंगलम बिरला, उन्होंने बोला है कि आने वाले दिनों में कंपनी काफ़ी बड़ा निवेश करने जा रही है। और जो BSNL है उनकी तरफ से ये वक्तव्य आया है, ये स्टेटमेंट आया है कि वो 4G सेवा का विस्तार बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और आने वाले दिनों में BSNL के प्रत्येक ग्राहक को 4G सेवा का आनंद लेने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। विरोध को अनसुना कर गाजा को रौंद रहा है इजराइल। देखिए, लगातार विश्व भर में अब ये चर्चा हो रही है कि संघर्ष विराम किया जाए और गाजा पट्टी में इजराइल सैनिकों की कार्यवाही को रोका जाए, लेकिन ये और तीव्रता से बढ़ रही है। शनिवार रात युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान करते हुए इजरायली सेना ने गाजा में पूरी रात बड़े जमीनी और हवाई हमले कर हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में बड़ी संख्या में से भूमिगत ठिकाने सुरंग हैं।
युद्ध के 23वें दिन गाजा में मरने वालों की संख्या 8,000 का आंकड़ा पार कर गई, जबकि 20,000 लोग घायल हुए हैं। मृतकों व घायलों में बड़ी संख्या बच्चे व महिलाओं की है। हमास के लड़ाकों ने गाजा में घुसे 2 इजरायली टैंकों को बर्बाद करने का दावा किया है। हमास भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव और देश के मध्य भाग पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है, पर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दे रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि राष्ट्रपति चुनाव जीता तो मुस्लिमों की यात्रा पर फिर प्रतिबंध लगाऊंगा। देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुस्लिम बहुल्य देशों के लोगों पर विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध को फिर से शुरू करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनते ही वह पहले दिन से ही प्रतिबंध को पुनः लागू कर देंगे। इस बयान की व्हाइट हाउस ने आलोचना की है। वह शनिवार को रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि हमने यात्रा पर प्रतिबंध इसलिए लगाया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अमेरिका में ऐसे लोग आएं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का विचार रखते हैं। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे आगे ट्रंप ही चल रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध के बाद 2 राष्ट्र समाधान पर विचार हो, बाइडेन। इजराइल हमास युद्ध के तीसरे सप्ताह में पहुंचने पर यह स्टेटमेंट बाइडेन ने दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया है। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह युद्ध का लंबा और कठिन चरण है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष के खत्म होने पर 2 राष्ट्र समाधान का विचार दिया है। उन्होंने इजराइल व अरब देशों के नेताओं से युद्ध के बाद की वास्तविकता पर गंभीरता से सोचने का आह्वान किया है। यह एक ऐसा मामला है जहां अंततः इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 2 राष्ट्र समाधान पर सहमति प्राप्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए, तो ये आज का यानी 30 अक्टूबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।